हम लोग राष्ट्रपति की शक्तियाँ पढ़ रहे थे, तो उसी में वीटो पावर पढ़ रहे थे। तो राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार का वीटो होता है, उन्हीं तीनों को पढ़ते हैं। एक होता है आत्यंतिक वीटो। आत्यंतिक वीटो का मतलब हुआ जब विधेयक राष्ट्रपति के पास आया तो राष्ट्रपति ने उसे सुरक्षित रख लिया। ये कब होता है? जब लोकसभा भंग हो जाए। जैसे विधेयक पास हुआ, उसके बाद लोकसभा भंग हो गई, राष्ट्रपति तक पहुँचा है विधेयक, तो राष्ट्रपति विधेयक को अपने पास रख लेगा, अनुमति नहीं देगा। जब नई लोकसभा आएगी, तो वो जो सलाह देगी उसके आधार पर इसपे निर्णय लेता है। इसको कहते हैं आत्यंतिक वीटो। समझ में आया? कौन-सा? आत्यंतिक वीटो का मतलब हुआ विधेयक राष्ट्रपति के पास पहुँचा और लोकसभा भंग हो गई, ठीक? अब जब नई लोकसभा आएगी, तो उसका मंत्रिमंडल जो सलाह देगा उसके आधार पर राष्ट्रपति निर्णय लेगा। इसको कहते हैं आत्यंतिक वीटो। दूसरा है निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो का मतलब हुआ कि राष्ट्रपति कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास पहुँचा, तो आपको पता है कि अनुच्छेद 44 के तहत संविधान संशोधन 44 के तहत राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। वापस कर सकता है ना? तो अगर वापस कर दिया, तो समय इसको क्यों वापस किया कि टाइम निलंबित हो रहा है, कुछ दिन समय लग जाए, निलंबित हो रहा है। तो वापस कर दिया, वो अगर संशोधन सहित उसमें संशोधन के बाद संसद भेजती है या संशोधन के बिना भेजती है, अब राष्ट्रपति हस्ताक्षर के लिए बाध्य है। तो जो पुनर्विचार के लिए भेजती है, तो उसमें समय ज्यादा लगता है, उसी को कहते हैं निलंबनकारी वीटो कहते हैं। अभी तक 6 बार पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति ने ये भेजा है। ठीक, केवल 6 बार जानते रहिए। और जानना है तो जान लीजिए। पटियाला एवं पूर्वी पंजाब विनियोग विधेयक था, भारतीय डाक संशोधन विधेयक, आज तक विचार नहीं हुआ वहाँ। संसद वेतन भत्ते एवं पेंशन विधेयक, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश, और बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश, और अंतिम है संसद अयोग्यता निर्धारण संशोधन विधेयक 2006 एपीजे अब्दुल कलाम। ये 6 विधेयक पुनर्विचार के लिए भेजे गए। मामला समझ में आया? पुनर्विचार के लिए भेजा गया, वो संशोधन सहित या संशोधन रहित आ रहा है, अब राष्ट्रपति हस्ताक्षर के लिए बाध्य है। लेकिन फिर ध्यान दीजिए, समय निर्धारित नहीं है, तो कब करें नहीं पता। तो 2 समझ में आए, एक आत्यंतिक हुआ, दूसरा निलंबनकारी। तीसरा होता है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का मतलब हुआ कि राष्ट्रपति के पास विधेयक पहुंचा, अब राष्ट्रपति ना तो उस पर हस्ताक्षर करे ना मना करे, बोले ही कुछ ना। जैसे पूछे भैया हस्ताक्षर करोगे? चुप। नहीं करोगे? तब भी चुप। अगर पूछ रहे हो तो उसको बता देना चाहिए नहीं करेंगे, तो वो ये भी नहीं कहेगा नहीं करेंगे और ये भी नहीं कहेगा करेंगे, वो चुपचाप रख लेगा। समझ रहे हैं? इसको कहते हैं पॉकेट, मतलब जेब में रख लिया, विचार ही नहीं करेगा। तो जो डाक संशोधन विधेयक 1946 ईस्वी में आया था, ज्ञानी जैल सिंह ने उसको जेब में रख लिया, पॉकेट में, पॉकेट वीटो प्रयोग। आज तक उस पर विचार नहीं हुआ, वो पड़ा रहेगा। तीनों वीटो समझ में आए? आत्यंतिक में क्या है? विधेयक राष्ट्रपति के पास पहुंचा, लोकसभा भंग हो गई, नई लोकसभा आई, उसने विचार किया, अगर कहा अनुमति दे दीजिए दे दिया, नहीं कहा तो नहीं दिया। ये आत्यंतिक हुआ। दूसरा कौन सा है? निलंबनकारी। राष्ट्रपति ने विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस कर दिया। संसद संशोधन सहित या संशोधन रहित राष्ट्रपति के पास भेजती है, राष्ट्रपति बाध्य है, लेकिन समय निर्धारित नहीं। तीसरा है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो में क्या होता है कि राष्ट्रपति जवाब ही नहीं देता कि हस्ताक्षर करना है या नहीं करना है, और उसको जेब में रख लेता है। पॉकेट मतलब होता है जेब, तो रख लेता है, कोई जवाब नहीं देता और समय निर्धारित है नहीं, इसको पॉकेट वीटो कहते हैं। तीनों बात समझ में आई? अब इसको नोट कर लीजिए। आत्यंतिक वीटो में क्या होता है कि जो विधेयक होता है वो राष्ट्रपति अपने पास रख लेता है, सुरक्षित रख लेता है। राष्ट्रपति विधेयक सुरक्षित रख लेता है। और क्या होता है? जब नई लोकसभा ना, ये कब होता है? तो 2 है, सरकारी तथा गैर सरकारी विधेयक पर। जब क्या हो, मंत्रिमंडल त्याग पत्र दे दे, तो नया मंत्रिमंडल आने पर
पर निर्णय देता है, यही क्या है? हाँ। दो विधेयक होते हैं, सरकारी और गैर सरकारी। संसद होती है, लोकसभा होती है, जैसे ये लोकसभा है, इसमें मंत्री होते हैं। सब तो मंत्री होते नहीं, पूरा लोकसभा इसमें बहुत सारे लोग हैं, 550 मान लीजिए, इसमें कितने हैं? 550। और 91वें संविधान संशोधन द्वारा 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते। 15 पचे 75, तो 85 से ज्यादा विधायक नहीं, वो मंत्री नहीं हो सकते। तो ये 85 है। ये क्या है? ये जो है मंत्री है, 85 व्यक्ति हैं। अगर ये कोई विधेयक पेश करते हैं तो ये हुआ सरकारी, और ये संसद सदस्य अगर पेश करते हैं ये गैर सरकारी। मामला समझ में आया? अगर मंत्री लोग विधेयक पेश कर रहे हैं तो उसको कौन सा कहोगे? सरकारी। और जो मंत्री नहीं है वो विधेयक पेश कर रहे हैं तो गैर सरकारी। दोनों का मतलब समझ में आ गया? विधेयक लिखा ही है, हो गया मामला क्लियर। कौन सा था? आत्यंतिक। दूसरा निलंबनकारी। निलंबन मतलब समय के लिए, कुछ दिन के लिए रोक देना। निलंबित का मतलब है कुछ दिन के लिए रोक देना। तो इसमें क्या करता है? राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस कर देता है। ठीक। राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार हेतु संसद को वापस कर देता है। ठीक। तो ये निलंबित हो गया। अब यहां दो कंडीशन बनती है। अब अगर संसद संशोधन संशोधन करके या संसद बिना संशोधन के दोनों कंडीशन हो सकती है, संशोधन करके या बिना संशोधन किए विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति क्या है? अनुमति देने के लिए भी बाध्य है। मामला समझ में आ रहा है? ये मिटा दें सरकारी गैर सरकारी। हाँ? समय निर्धारित नहीं है, तो जब इच्छा होगी तब देगा। ये कौन सा होगा? अब अगला है तीसरा, कौन सा है? पॉकेट वीटो। इसमें क्या होता है? राष्ट्रपति ना अनुमति देता है और ना ही मना करता है। ठीक है। जब राष्ट्रपति ना सहमति दे और ना ही असहमति दे तब। ठीक। कब तक? अनिश्चित काल तक। मतलब जेब में रख लिया, समय ही नहीं पता कब तक नहीं देगा। इसी को क्या कहते हैं? पॉकेट वीटो। ठीक। पॉकेट वीटो समझ गया। एक होता है पटियाला केस था, पेस्सू। पहले पंजाब जो था उसको मिला के पेस्सू बोला जाता था, सबसे पहले उसी पे हुआ था। 1954 में पेस्सू विधेयक पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। ठीक। पेस्सू विधेयक पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने
प्रयोग किया था, विनियोग विधेयक था, वस्तु विनियोग विधेयक, विनियोग विधेयक था। इसी पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पहली बार प्रयोग किया। दूसरा 1986 में कौन सा डाक विधेयक था? डाक विधेयक किस पर किया था? ज्ञानी जैल सिंह ने। ठीक। एक अगला था 1991 में प्रयोग हुआ था और डॉक्टर आर वेंकट रमन ने किया था। आर वेंकट रमन ने किया किस पे? सांसद वेतन भत्ते विधेयक पर। सांसद वेतन भत्ते विधेयक। ठीक, ये तीनों समझ में आ रहा है? अभी तक 3 बार प्रयोग हुआ। ठीक, तो ये सब ध्यान दीजिएगा। जब वेतन भत्ता संबंधित कोई पैसा का मामला है ना, इसकी खासियत क्या है? राष्ट्रपति के पहले हस्ताक्षर हो जाना चाहिए। तो पहले हस्ताक्षर होना ही कराएं, ये भी नहीं किया। मामला समझ में आ रहा है? जैसे धन विधेयक बताया ना, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पहले हो जाना चाहिए। इसमें उनसे पहले नहीं करवाए, ये किए ही नहीं। बताओ, समझ में आया? हाँ। क्यों? तो राष्ट्रपति के पूर्व सिफारिश के बिना पेश। ठीक, इन दोनों में वो समस्या थी नहीं, वो तो दूसरी बात हो गई। मामला समझ में आया? तीनों बीटे क्लियर हुआ। ठीक, अब संविधान संशोधन विधेयक जानते हैं, उस पर राष्ट्रपति के पास वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता। तो संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति वीटो प्रयोग नहीं कर सकता। ठीक, संविधान संशोधन और धन विधेयक दोनों पे नहीं कर सकता क्योंकि पहले अनुमत है। अब इसमें नहीं करवाए तो रोक दी। तीनों मामला समझ में आया? पीछे वीटो हम रोके थे ना, अभी आगे तो अभी तक पॉकेट वीटो कितनी बार प्रयोग हुआ है? 3 बार। निलंबनकारी कितनी बार? 6 बार। ठीक, ये वाला लगभग नहीं प्रयोग हुआ है। क्लियर हुआ? वीटो क्लियर हो गया? हाँ, अगला देखिए यहीं पे। हाँ, अब यहीं हाँ, एक विधेयक और होता है अनुच्छेद 200, देख लीजिए। आर्टिकल 200 कहता है कि विधानमंडल, यहाँ क्या कह रहा है? विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल क्या क्या कर सकता है? अनुमति दे सकता है, नहीं दे सकता है, पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है, संशोधन सहित या रहित आएगा तो हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। ये सब जानते हो। अगला पॉइंट, राज्यपाल विधान विधेयक पर राज्यपाल राष्ट्रपति हेतु, हाँ ये वाला अलग है, राष्ट्रपति हेतु सुरक्षित रख सकता है। मामला समझ में आया? ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। फिर आर्टिकल 201 कहता है कि राष्ट्रपति विधानमंडल को, कौन सा? राज्यपाल द्वारा जो भेजा गया है उसको, राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा आरक्षित विधेयक को, इसको बताया है ना? हाँ, विधेयक को विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु वापस कर सकता है।
जब किंतु किंतु जब विधानमंडल विधेयक को कैसे संशोधन सहित या विधेयक को संशोधन सहित या संशोधन रहित राष्ट्रपति के पास भेजता है तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर के लिए बाध्य नहीं है। हस्ताक्षर के लिए बाध्य नहीं है। ये 201 कहता है। इसको पहले बताया ना, यही राष्ट्रपति जब संसद भेजेगी तो बाध्य है, लेकिन जब विधानमंडल भेजेगा तो राष्ट्रपति बाध्य नहीं। अभी तमिलनाडु करंट में देखिए, तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु राज्यपाल, इस पे सुप्रीम कोर्ट ने इसको निर्धारित कर दिया, 3 महीने के अंदर निर्णय देना अनिवार्य कर दिया है। तो उसी पे राष्ट्रपति मुर्मू ने 14 प्रश्नों पर राष्ट्रपति से सलाह मांगी है 143 के तहत। ये बड़ा अच्छा मुद्दा है उसका, कि जब यहाँ समय निर्धारित नहीं है तो हाँ, तो नहीं तो अगर आपके जो केंद्र में सरकार है, उसके विपक्ष में सरकार है, तो राज्यपाल उनका होता है, वो विधेयक को पास ही नहीं कर रहे हैं, अधिनियम बनने ही नहीं दे रहे हैं। पिछले 2-3 सालों से यही हो रहा है, सारे विधेयक को रोक के बैठ गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया 3 महीने के अंदर क्लियर करिए भाई। तब वही मुर्मू जी ने पूछा है कि क्या न्यायपालिका को अधिकार है कि हमारा समय सीमित करे? संविधान ने तो नहीं कहा है। इस मुद्दे पे मुकदमा हुआ है। मामला समझ में आ गया? 201 हो गया। अब एक मार्कर और था, एक और था अध्यादेश वाला मामला ना, ऊपर मिटा दें। ये सब समझ लीजिए, बहुत आसान है, रटने को बहुत भूलेगा। आर्टिकल 123 ना, आर्टिकल इसको पीछे बताए हैं, इसको फिर समझा दे रहे हैं। अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास है? हाँ, ये किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है, अनुच्छेद 123 के तहत। तो इसको जान लीजिए कि ये केवल भारत का राष्ट्रपति प्रयोग करता है, और कहीं का राष्ट्रपति प्रयोग, हाँ, तो यहाँ केवल भारत का राष्ट्रपति। ठीक, इतना समझ में आया? कहां से आया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। ये कहां से आया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। इतना मामला समझ में आया? अब कब आता है? तो जैसे संसद का कोई भी सदन सत्र में नहीं है, सत्र 3 होते हैं, ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन और मानसून। तो मान लीजिए ग्रीष्मकालीन या शीत के बीच, या मानसून और शीत के बीच का समय जो है, उसमें कोई ऐसी अनिवार्य आवश्यकता पड़ गई कि कानून बनाना अनिवार्य है, और संसद सत्र में है नहीं, तो कानून कैसे बनेगा? तो संविधान वेत्ताओं ने इसको दिमाग में रखा कि बीच में मान लीजिए कोई इमरजेंसी पड़ती है, अविलंबनीय कार्य पड़ा है, तो कुछ ऐसी व्यवस्था कीजिए कि अधिनियम बन जाए। तो वही लाया गया, क्या? अध्यादेश, कि अगर संसद का सत्र सदन में नहीं है तो आप अध्यादेश से काम चला सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कितने दिन अध्यादेश, कितने दिन चलेगा? 6 माह। 6 माह के भीतर भीतर संसद का सत्र आ जाना चाहिए। ठीक, 6 माह के भीतर। और जब सत्र आ गया तो चाहे लोकसभा है चाहे राज्यसभा है, तो जो पहले आएगा उससे मतलब है नहीं, जो दूसरा वाला आएगा, दूसरे वाले की बैठक होगी, उससे 6 हफ्ते के भीतर इसको पास हो जाना चाहिए।
समझ में आया मामला? तो समय कितना होता है इसका? समय 6 माह या 6 सप्ताह। इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, जल्दी समझ नहीं आता, है ना? समझ में आ गया? जैसे संसद सत्र, यहाँ ये जुलाई है, यहाँ मानसून सत्र खत्म हो गया, अगला कब आएगा? शीतकाल में। ये शीतकाल है, नवंबर मान लीजिए। अब कानून कोई अविलंबीय कार्य आ गया, यहाँ कानून बनाना अगस्त में बनाना है, संसद सत्र में है नहीं, तो यहाँ क्या हो गया? अध्यादेश आ गया। ठीक, अब नवंबर में मान लीजिए 15 तारीख को लोकसभा की बैठक हो रही है, 15 को, तो 6 महीने के अंदर बैठक हो रही है। और राज्यसभा की बैठक 15 दिसंबर को हो रही है। ठीक है, राज्यसभा की बैठक कब हो रही है? हाँ, तो यहां से यहां देखिएगा, तो इसके बाद अब 6 सप्ताह नहीं बीतना चाहिए, इसके नहीं। मामला समझ रहे हो क्या हो रहा है? जो बाद में, अगर बाद में लोकसभा की बैठक हो रही है, तो इसके 6 सप्ताह के भीतर इसको विधेयक को पास हो जाना चाहिए, नहीं विधेयक समाप्त हो जाएगा। राष्ट्रपति जब चाहे तब विधेयक को समाप्त कर सकता है, जब इच्छा हो वापस ले ले। मामला समझ में आ गया? हाँ, तो कंडीशन समझ में आ गई। कब लाया जाएगा? जब दोनों सदन सत्र में ना हो, कोई अविलंबनीय या आकस्मिक कार्य हो। ठीक है, कोई अविलंबनीय या अप्रत्याशित मामला हो, तब लाया जाएगा। हाँ हाँ, और ये कैसे, जैसे संसद कानून बनाती है उसी तरह काम करता है। कितने दिन के लिए? तो अल्पकालीन है ना, अगर संसद पास नहीं करेगी तो खत्म हो जाएगा, अल्पकालीन अवधि है। क्लियर है इतना मामला? और क्या है? यही इतना है। हाँ, ये संसद के कानून की तरह काम करता है। कार्य बताना आसान होता है, लिखना सिस्टमेटिक क्रमबद्ध करना तब दिक्कत होती है। बताने में तो जितना चाहिए उतना बताते चले जाए। हाँ, पास हो जाएगा दोनों सदन में, तब फिर दीर्घकालीन हो, तब लाइफ टाइम हो जाएगा। अगर नहीं पास हो रहा है तब 6 महीने, 6 महीने तो है जीवन काल। अगर संसद नहीं पास कर रही है तब 6 महीने है, तो छोटा समय है। लेकिन अगर पास कर दी तो वो कानून बन गया, फिर लाइफ टाइम चलेगा। ठीक, और जैसे इसमें एक आ रहा था पुनर्विचार बार बार, वो 44वां संविधान संशोधन जोड़ा गया, उसको बताए थे। यहाँ पे देखिए, इतना हो गया। तो कब होगा? जब अनिवार्य हो, तुरंत कानून बनाना हो, तब ये सब होता है। दोनों सदन सत्र में हो, आकस्मिक परिस्थितियां हो। हो गया। अध्यादेश किन विषयों पे आएगा? तो संघ सूची या समवर्ती, नहीं राज्य पे नहीं आएगा, नहीं। राज्यपाल, इसको भी जो है राज्यपाल अध्यादेश जारी नहीं कर सकता, ये कर सकता है। कहे वहां भी सदन नहीं है, संसद सत्र चल रहा है। ठीक, तो इस पे हो गए ना, ध्यान दीजिए 213 में है, राज्यपाल भी जारी करेगा 213 तहत अनुच्छेद, और वो राज्य विषय के और समवर्ती के लिए वो जारी करेगा। राज्यपाल अलग से जारी करेगा, राज्य वाले मामले, मतलब राज्य सूची और समवर्ती सूची पर राज्यपाल अनुच्छेद 213, 90 इसमें जोड़ दीजिए, 213 आएगा, उसके तहत राज्यपाल भी अध्यादेश जारी करेगा। हाँ, समवर्ती सूची दोनों की है ना, तो राज्य और समवर्ती पर राज्यपाल, और केंद्र और समवर्ती पर राष्ट्रपति। ठीक, ये मामला कल परेशान कर रहा था, क्लियर हो गया कि नहीं? अगला,
अब एक था अनुच्छेद 72 तहत क्षमादान। क्षमादान की राष्ट्रपति की शक्ति। तो कब कब करेगा क्षमादान? जब अपराध किए हो, है ना? तो कब अपराध किए हो? केंद्रीय सूची के नियम के तहत। नहीं तो राज्य सूची का मामला होगा तो राज्यपाल करेगा क्षमादान। बस दोनों में अंतर क्या है कि राष्ट्रपति मृत्युदंड को भी माफ कर सकता है, राज्यपाल नहीं कर सकता, इतना अंतर है। उसके अलावा सब एक है। ठीक है। तो कब संघीय विधि माने कानून विरुद्ध दंडित किया गया हो, सैन्य न्यायालय द्वारा दंडित हो। ठीक है। मृत्युदंड की सजा हुई हो। ये 3 कंडीशन है जब ये पाया हुआ। ये थोड़ा वाक्य अशुद्ध हो रहा है, इसको हम हटा देते हैं। मृत्युदंड हुआ हो, पाया हो, ऐसे कर दिया। मृत्युदंड, दंड तो है, दंड के साथ सजा डबल बार हो जा रहा है, इस वजह से गलत हो रहा था वाक्य। अब सही है, मृत्युदंड पाया हो। ये 3 कंडीशन में राष्ट्रपति माफ कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, राज्यपाल, सैन्य न्यायालय नहीं माफ कर गएगा, और ये वाला मृत्युदंड दो नहीं माफ कर गएगा। तो कितने प्रकार से माफ करता है? ठीक, तो कुछ शब्दावलियां हैं, सुनिएगा। तो एक होता है लघुकरण। लघुकरण, लघु मतलब जानते हो, छोटा कर देना। समझ में आ रहा है मामला? ऑटोमेटिक निकल रहा है। तो सजा की प्रकृति बदलना होता है। सजा की प्रकृति बदल देना मतलब इसमें क्या होता है? सजा की प्रकृति बदल देना। इसका मतलब, प्रकृति मतलब समझ रहे हो? देना। जैसे कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदल देना। समझ में आया? जैसे कठोर कारावास काम के साथ सश्रम कारावास होता है ना, तो साधारण कारावास बिना श्रम के कारावास हो सकता है। तो देखिए, तो पहले ये बड़ा था कठोर भाई, अब सरल हो गया, आसान हो गया। ये कौन सा है? लघु। लघु मतलब छोटा कर दिया गया। ठीक। परिहार दूसरा कौन है? हाँ, सजा की मात्रा कम कर देना। ध्यान दीजिए, इसमें प्रकृति बदली है, इसमें मात्रा बदल रही है, प्रकृति नहीं। जैसे 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के या 6 माह के कठोर कारावास में बदल देना। समझ में आ रहा है मामला? कठोर कारावास समझ में आ रहा है? इसमें क्या हुआ? प्रकृति बदली। टेक्निकल पॉइंट यही है। इसमें क्या हुआ? मात्रा चेंज हो गई, कम हो गई। 2 हो गए परिहार। फिर विराम। विराम मतलब क्या होता है? हाँ, रोक। किसी विशेष परिस्थिति के कारण रोक देना, सजा को रोक देना। किसी विशेष परिस्थिति के कारण सजा को रोक देना। मामला इसमें क्या फंसा था, सुन लीजिए, मजेदार पॉइंट है। जैसे एक महिला थी, उसको हो गई मृत्युदंड की सजा। ठीक है, अब मृत्युदंड देने में 1-2 महीना लग जाता है। तो महिला उतने टाइम में हो गई गर्भवती, पेट में हो गया बच्चा। अब मुकदमा हुआ भाई महिला की गलती है, सजा महिला को होनी चाहिए, बच्चे को नहीं। बच्चे ने कौन सी गलती की है?
भाई बच्चा पेट में है, वो धरती पे है ना, वो कौन सी गलती कर सकता है? सजा किसको दीजिए? माँ को, बच्चे को नहीं। अब मामला फंस गया भाई। तब सुप्रीम कोर्ट ने ये हुआ कि नहीं, इसको रोकने की व्यवस्था कर दिया जाए। विशेष परिस्थिति आ गई ना। अब इसका मतलब नहीं बच्चा पैदा हुआ तुरंत है, नहीं, बच्चे की माँ को हक छीन रहे हो 6 साल नहीं पहले, 6 महीना दूध पिया होगा। मामला समझ रहे हो क्या हो रहा है, क्यों लाया गया? इसका बड़ा टेक्निकल केस आता है, ऐसे केस आते रहते हैं। तो जब केस समझोगे तो मामला कहाँ से आया ये समझ में आता है। ठीक, तो दिव्यांगता, या जैसे एक टेक्निकल पॉइंट और दिव्यांगता वाले में समझिए, जैसे हमको सजा हुई है, हम एकदम फिट हैं, तो सजा किसको हो रही है? हमको ना। हमारे, अब हम जा रहे हैं, हमारा हाथ गोड़ कट जाए, तो हम, सजा हमको पूरा हुई थी ना, अब तो हम गड़बड़ हो गए, अब कहाँ सजा हो सकती है? भाई सजा पूरी शरीर को हुई है, तो यहाँ दिव्यांग हो गया व्यक्ति, तो फिर ये होगा कि इसको रोक दो। तो परिस्थितियां बन रही, दिव्यांग और गर्भवती महिला, और महिला की गर्भावस्था, जैसे उस दिन बताए थे वो वाला केस देखे थे, किराए की कोख, सरोगेसी, मजा आया था ना। उसमें जापान के और कोरिया के 2 व्यक्ति आए भारत में, महिला को पैसा दिया, बच्चा पाली, दोनों डिवोर्स हो गया, बच्चा कहाँ का, भारत का, जापान का, कोरिया का, मामला फंसा। तो उस पर रोक लग गई, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया, भाई ऐसे नहीं होगा। तो ये कौन सा, अरे विकलांग, दिव्यांग मतलब विकलांग हो गया व्यक्ति, तो उसको सजा रोक दी जाएगी ना। हाँ, उसकी सजा रोक दी जाएगी। विराम हो गया। एक है प्राविलंबम, प्राविलंबन, बहुत आसान, 5 प्रकार के हैं क्षमा, इनको समझिए। पूछता है, मिलवाएगा इसे, एक में प्रकृति चेंज हो रही है, एक में मात्रा चेंज हो रही है, एक विशेष परिस्थिति में रोक दी जा रही है। तीनों समझ में आ गया। पहले का नाम लघुकरण है, दूसरे का परिहार है, तीसरे का विराम है, और चौथा प्राविलंबन पढ़ रहा है। इसमें है किसी दंड को कुछ समय टालने की प्रक्रिया। इसमें क्या था, रोक दी जा रही थी, इसमें टाला जा रहा है। जैसे फांसी की सजा को कुछ दिन के लिए रोक देना, फांसी होनी है लेकिन 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना रोक दीजिए, वो फांसी की सजा को फांसी में टालना। सजा नहीं चेंज हो रही है, जैसे होता नहीं, देखिए कभी कभी आज इनको फांसी दी जानी है, फिर 10 दिन रोक दी गई ना, तो वो प्राविलंबन क्या हुआ? प्रा मतलब विलंबन माने लेट कर देना, विलंब माने क्या होता है? लेट कर देना। तो जो सजा है उसको फांसी वाले मामले में होता है, फांसी की सजा को लेट कर देना। अंतिम है छवा। तो सजा को पूर्णतः माफ कर देना, जैसे उसने कोई अपराध किया ही ना हो, जैसे उसने कोई अपराध किया ही ना हो। मामला समझ में आ रहा है? इसका तो अपने यहाँ उदाहरण है जगजोधपुर में ना, जानते कि नहीं? हाँ, तभी बाद में बताते हैं। इसको पूछिएगा, अभी लास्ट में बताते हैं, इसमें नहीं बताया जा सकता। हाँ। क्षमा होगी भैया, ये किसके तहत था? अनुच्छेद अनुच्छेद 161 तहत। ये सब राज्यपाल के पास है, यही वाला नहीं है। मृत्यु दंड को राज्यपाल क्षमा नहीं कर सकता, केवल एक चीज नहीं है। ठीक, हो गया इतना। अब आपको बताया गया है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये बाध्य कर दिया गया, जो हस्ताक्षर वाला था राष्ट्रपति का,
और 44वें संविधान संशोधन द्वारा पुनर्विचार के लिए भेजा गया। ये था आपका पूरा-पूरा संविधान। कुछ अन्य शक्तियाँ भी राष्ट्रपति के पास है, उसको देख लीजिए। हो गया इतना? मिटा दें ऊपर? एक अनुच्छेद है 86, एक अनुच्छेद है 87। वो कहता है कि अगर राष्ट्रपति सत्र बुलाता है, देखिए हर हर वर्ष पहले हर वर्ष की पहली बैठक और नए चुनाव की पहली बैठक बुलाता है। हाँ, तो उसमें 86-87 अनुच्छेद कहता है कि अगर राष्ट्रपति बुला रहा है, उसको कारण बताना होगा। कारण बताना होगा क्यों बुला रहे हो, ठीक? तो पहला ये। तो 86 से संसद सत्र बुलाएगा तो कारण बताना होगा। अनुच्छेद 86/87 के तहत राष्ट्रपति को सत्र बुलाने का कारण बताना होगा पड़ता है। मामला समझ में आ रहा है? अनुच्छेद 86-87 के तहत हम लोग पढ़े राष्ट्रपति को सत्र बुलाने के लिए कारण बताना पड़ेगा। और क्या करना होता है? तो संसद की बैठक में जब राष्ट्रपति जो होता है वो संसद का सदस्य तो होता है, लेकिन संसद की बैठक में शामिल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसकी निष्पक्षता बनी रहे, नहीं तो किसी न किसी पार्टी का बन के रह जाएगा। तो संसद बैठक में वो शामिल न होगा, ना अध्यक्षता करेगा। लोकसभा की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा, राज्यसभा की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है। तो ये शामिल नहीं होता। और राष्ट्रपति का एक काम और है कि अनुच्छेद 99 के तहत वो लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाने का, संसद सदस्य लोकसभा राज्यसभा सदस्यों को शपथ दिलाने का काम है, लेकिन वो खुद ना करके लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा अध्यक्ष को ये काम सौंप के उनको सदस्य वो शपथ दिलवाता है। ठीक। अब भारत के कितने राष्ट्रपति हैं उनको क्रम से ये लिखा हम बता रहे हैं। पहले राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। पहली बार संविधान सभा ने इनको राष्ट्रपति चुना, उसके बाद संसद ने इनको निर्वाचित किया और सबसे लंबे समय तक ये राष्ट्रपति थे। 1948-49 से लेकर 1962 तक थे और ये अध्यापक थे, बिहार से संबंधित थे। ये पहले राष्ट्रपति थे, 2 बार राष्ट्रपति रहे, सर्वाधिक समय तक रहे। ये राजेंद्र प्रसाद की खासियत है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे, इनको दार्शनिक या राजा राष्ट्रपति कहा जाता है। इनके जन्मदिन पर हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। ठीक है, इनकी खासियत हुई। जाकिर हुसैन बिहार के पूर्व राज्यपाल थे, मतलब राष्ट्रपति बनने से पहले वो बिहार के राज्यपाल रह चुके थे और इनके जो सबसे कम समय तक थे, 1 वर्ष और 11 दिन तक ये राष्ट्रपति थे और इनकी मृत्यु इनके कार्यकाल के दौरान ही हो गई। तब उसके बाद बने कौन? बीबी गिरी। जिस समय जाकिर हुसैन राष्ट्रपति थे, उस समय उपराष्ट्रपति कौन था? बीबी गिरी। जब ये इनकी मृत्यु हो गई तो बीबी गिरी ने राष्ट्रपति के पद के रूप में कार्य किया, राष्ट्रपति पद पे। लेकिन जब चुनाव आ गया तो बीबी गिरी ने राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दे दिया। अब राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो यह हिदायतुल्लाह ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया था, जो मुख्य न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के। हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे। ठीक। जो बीबी गिरी थे, फिर दोबारा पहले कांग्रेस के नहीं थे, पहला व्यक्ति थे जो कांग्रेस से नहीं थे, स्वतंत्र प्रत्याशी थे। इनका चुनाव में गणना जो द्वितीय चक्र की गणना करनी पड़ गई, द्वितीय चक्र की। पहले चक्र में निर्णय नहीं हो सका, द्वितीय चक्र की करनी पड़ी। ये त्याग पत्र देकर चुनाव लड़े। मजदूर संघ या ट्रेड यूनियन के 2 बार ये अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है। इसके बाद बीबी गिरी के बाद फखरुद्दीन अली अहमद बनते हैं। इनकी भी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु पर बीडी जत्ती उपराष्ट्रपति रहते हैं, ये राष्ट्रपति के रूप में, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। इसके बाद नीलम संजीवा रेड्डी बनते हैं, जो 1977 में बनते हैं। इसके पहले ये लोकसभा अध्यक्ष रह चुके हैं और ये निर्विरोध निर्वाचित हुए। इनके खिलाफ कोई भी चुनाव नहीं लड़ा। एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, वो नीलम संजीव रेड्डी है। ठीक। इनके बाद ज्ञानी जैल सिंह आए। ज्ञानी जैल सिंह क्यों प्रसिद्ध है? इन्होंने डाक विधेयक पर पॉकेट वीडियो का प्रयोग किया था, इसलिए ये चर्चित है। फिर आर वेंकट रमन 1987 में बने। 1992 में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा बने। 1977 में 5 साल का कार्यकाल होता है, जोड़ते चलिए। 97 में के आर नारायणन बने। फिर 2002 में एपीजे अब्दुल कलाम बने।
7 में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी, ये पहली महिला थी, ठीक है। और 2012 में प्रणब मुखर्जी बने, 17 में रामनाथ कोविंद बने, ये द्वितीय दलित थे। 2022 में द्रौपदी मुर्मू बनी है, ये एसटी से हैं और द्वितीय महिला राष्ट्रपति बनी है नारायणन। अब कुछ राष्ट्रपति ऐसे हैं जो पहले उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, कुछ राष्ट्रपति ऐसे बने हैं जो पहले उपराष्ट्रपति पद पर रह चुके हैं, तो वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, पहले उपराष्ट्रपति थे, बाद में राष्ट्रपति बने। जाकिर हुसैन पहले उपराष्ट्रपति थे, बाद में राष्ट्रपति बने। बीवी गिरी पहले उपराष्ट्रपति थे, बाद में राष्ट्रपति बने। बी डी जत्ती उपराष्ट्रपति थे, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। वेंकट रमन उपराष्ट्रपति थे, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में या राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। शंकर दयाल शर्मा उपराष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति बने। और के.आर. नारायणन ये उपराष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति के रूप में काम किया। इस तरीके से हम लोगों ने राष्ट्रपति चैप्टर खत्म किया। अब अनुच्छेद 63 के तहत अगले दिन उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ा जाएगा।